मैम आयज़ा, मेरा नाम ज़ैनब अशफाक है और आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? ये सबसे पहले तो ये बात है कि जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है कि ABCDEF, ठीक है। लेकिन जो होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस आए जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, ठीक है, और वो एक ऑर्डर में हो और वो ओवरलैप मत करता हो, ठीक है। जैसे कि ये BCDEF और ये है BDEF, ठीक है। अब इन दोनों का ये है कि इसमें जो C है वो पहले में है और सेकंड में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे और BDEF और BDEF को चूज कर लेंगे और ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब इसका ये है कि एक D है और एक B है। फॉर एग्जाम्पल अगर BD है, ठीक है, तो ये इसका एक सीक्वेंस है जो कि कॉमन है इसमें भी, स्ट्रिंग 1 में भी और स्ट्रिंग 2 में भी, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रिंग 1 और 2 है उसमें ये BD और BD ऐसे ही आना चाहिए, ये D और B ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो हमारे पास ये आ जाती है लॉन्गेस्ट कॉमन स्ट्रिंग जो है BDEF, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। जैसे कि हम दो DNA को कंपेयर करते हैं, हमने DNA मैचिंग करनी होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और DNA मैचिंग में हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एडेनिन का A होता है, थायामीन का T होता है, ठीक है, और C भी होता है, और ये सब को हम मैच करते हैं। अगर तो उनका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकल आता है और वो दोनों स्ट्रिंग्स में होता है, तो इसका मतलब DNA मैच हो गया है और उसकी परसेंटेज होती है कि इतना मैच हुआ है, ठीक है। और अगर तो एक सीक्वेंस है जो कि नहीं मैच हुआ, तो मतलब कि वो जो सीक्वेंस है वो मैच नहीं हुआ और वो कॉमन नहीं है, मतलब जो DNA वो मैच नहीं हुआ, वो भी इसके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के बेस पे ही होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि ये डाटा कंप्रेशन में यूज होता है। अब डाटा कंप्रेशन का क्या मतलब है? डाटा कंप्रेशन का मतलब है कि हम दो फाइल्स हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले उसका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह देखते हैं कि कौन कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, जो कि कॉमन चीज़ें होती हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम निकाल देते हैं रिपीटेड पैटर्न्स को, ठीक है, ताकि जो हमारी स्टोरेज है वो ऑप्टिमाइज हो सके। उसके बाद ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि इसकी कौन कौन सी अप्रोच से सोल्व किया जा सकता है। सो इट कैन बी सॉल्व यूजिंग ब्रूट फोर्स, रिकर्सिव मेमोराइजेशन और डायनामिक प्रोग्रामिंग, जो कि टेबलर अप्रोच है, और ये है बॉटम अप अप्रोच। जो कि रिकर्सिव है वो है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। सबसे पहले हम ये सारी डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी यूज करेंगे और उसको हम क्यों यूज करेंगे। अब ये आ जाता है ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है A, B और C, ठीक है। इसमें ये है कि इसके अंदर तीन करेक्टर्स हैं A B C 3, तो हम इसको 2⁻³ चेक करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और ये अभी ये एक छोटी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसका तो आ जाएगा 8, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये होती है एक बहुत लंबी स्ट्रिंग, जिसकी फॉर एग्जांपल हम यहाँ जिस तरह लिखा है कि लेंथ 10 की होती है, तो 2⁻10 इज इक्वल टू 1024 और 2⁻20 इज इक्वल टू ये, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत सारी हमें मैच करना पड़ेगा और ये बहुत स्लो मेथड हो जाएगा और ये इम्प्रैक्टिकल है लॉन्ग स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी आ जाती है कि टॉप डाउन अप्रोच, ये होता है रिकर्सिव मेथड, ठीक है। ये अच्छा होता है यूज करने के लिए, लेकिन इसमें ये होता है कि सारी जो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स होती है वो हमने एक एक करके सॉल्व करनी होती है, ठीक है। हम उसके अंदर रिकर्जन यूज करते हैं और मेमोराइजेशन भी यूज करते हैं, लेकिन मेमोराइजेशन की वजह से हमारी स्पेस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। विदाउट मेमोराइजेशन की इसकी है 2⁻n, ठीक है। लेकिन अगर हम मेमोराइजेशन के साथ करें तो इसकी होती है m×n, ठीक है। लेकिन हम फिर भी ये यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबुलर मेथड, ठीक है। क्योंकि ये हम इसलिए यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये बॉटम अप अप्रोच है और इसमें जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही बार यूज हो जाती हैं,
एक ही बार यूज नहीं, सॉरी, एक ही बार सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद हम एक इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक टेबल जो कि 2D अरे होती है उसको यूज करेंगे अपने रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक जैसी ही रहेगी। m इंटू एन, मतलब ये एक स्ट्रिंग की लेंथ होगी, ये दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों लेंथ है तो वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम कौन, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे टेबुलर फॉर्म यूज करेंगे और बॉटम डाउन अप्रोच है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम कर लेते हैं, एक आई ले लेते हैं। ये दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, एक आई है और एक है जे। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या कहते हैं, ये सारी टेबल को फिल करना है corresponding टू द स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर हम हमारे पास जो एंड पे वाला ब्लॉक आएगा वो बताएगा कि हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो क्या, कौन सा है, उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि वो कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके इन ईच सेल फिल करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। ठीक है, जिन रूल्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हर सेल फिल हो जाएगा, और जो एंड पे यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम कह देंगे कि ये है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ। ठीक है, तो अगर तो सबसे पहले हमारे पास ये है ए और ए, अगर दो सेम अल्फाबेट्स हो जाते हैं तो हम, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है डायगोनल प्लस वन। ठीक है, तो डायगोनल हमारे पास 0 है, और अगर हम इसमें प्लस वन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, तो इधर हम लिख देंगे 1। ठीक है, अगर ये सेम अल्फाबेट्स हों तो ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, लेकिन अगर ये डिफरेंट हो, जिस तरह y और a, ये दो डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपर सेल और एडजेसेंट सेल, इन दोनों में से हम देखेंगे कि मैक्सिमम कौन सा, तो मैक्सिमम 1 है, हम 1 इधर लिखेंगे और ये एरो को इधर असाइन कर देंगे। ठीक है, सेम फॉर दिस ए और जी को भी इधर 1 आ जाएगा और इधर कर देंगे, तो ये वैल्यू हमने इस सेल से लिया है। अब x और a इधर भी 1 आ जाएगा, तो ये क्या कहते हैं, मैक्सिमम है इन दोनों का, और हमने ये इस सेल से लिया तो एरो इस तरफ असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है x और a, x और a में 1 और 0 में मैक्सिमम 1 है, तो हम 1 लिख देंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और y और x को देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों में मैक्सिमम 1 है। x और z, इन दोनों में भी मैक्सिमम 1 है, और x और x, अब फिर से दो सेम अल्फाबेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो जो दो सेम अल्फाबेट्स आ गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल प्लस 1। ठीक है, तो डायगोनल डायगोनल प्लस 1 क्या होता है, 2, तो इधर हम लिख देंगे 2। ठीक है, अब इस इधर आ जाता है a, y और a। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वो है 1, तो इधर 1 लिख देंगे। अच्छा, ये हमने इस सेल से लिए, इस सेल से लिए, और ये हमने इस सेल से लिए। ठीक है, तो ये एरो हम लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये बाद में हमने ये एरो क्यों लगाया और ये हमारे किस काम आते हैं। ठीक है, अब ये आता है y और y। ठीक है, इधर फिर से हमें दो सेम अल्फाबेट्स मिल गए, तो डायगोनल प्लस 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो अब z और y, ये भी इसमें से 1 और 2 में से मैक्सिमम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, और x और y में से भी मैक्सिमम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2। इस तरह ये दोनों, ये सारे डिफरेंट हैं और ये t भी डिफरेंट है, तो इधर मैक्सिमम आ जाएगा 1 और 0 में से 1, जिसको हम कोरस्पोंड कर देंगे एरो को ऑन द अपर साइड। इसमें हमने इधर से लिया और इसमें भी हमने इधर से लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है y और t, ये दोनों डिफरेंट है लेकिन इसमें मैक्सिमम 2 है, तो हम 2 ले लेंगे और एरो को ऊपर की तरफ असाइन कर देंगे, और z और t में भी हम 2 ले लेंगे और एरो को इस तरफ असाइन कर देंगे। हमारी मर्जी है कि हम एरो को इस तरफ असाइन करें, z की तरफ या t की तरफ, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है तो मैक्सिमम मतलब 2 ही है। और इधर आ जाता है x और t, ये भी डिफरेंट है, तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, इधर आ जाएगा 2। तो ये जो लास्ट वाला सेल है ये हमें बताता है कि जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी लेंथ है सबसीक्वेंस की, वो कितनी होगी, तो वो 2 होगी। अब वो कौन कौन से अल्फाबेट्स होंगे हम वो देखते हैं। तो ये हमने ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, और अब मैंने इसमें एरोज वगैरह लगाए थे जो कि पिछली स्लाइड में थे, लेकिन अब मैं इधर दोबारा मेंशन कर देती हूँ एरोज को।
ठीक है, जो कि इधर से ये अप है, इधर से ये इस तरफ है, इस तरफ है और इस तरफ है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे वाले एरोज हैं ये ऊपर की तरफ हैं, ये इस तरफ हैं, ये इस तरफ हैं और ये जो हैं ये भी ऊपर की तरफ है। और उसके बाद जो है ये ठीक है, उसके बाद ये एरो इस तरफ है और ये वाला एरो है अपवर्ड, ये इधर था और ये वाला इधर और ये वाला इस तरफ था, ठीक है। और ये 0 1 का एरो अपवर्ड था, ठीक है। और 2 का एरो भी अपवर्ड था और इसका एरो इस तरफ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस एरो के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन जो सबसीक्वेंस है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये इधर है 2, तो हमें पता चल गया कि उसकी लेंथ 2 है, ठीक है। अब हम अगर हमारे पास एरो लेफ्ट की तरफ आ रहा है या अपवर्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट और अपवर्ड की तरफ आ रहा है, तो वो हम जो है अल्फाबेट करेक्टर उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, उससे हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब इधर से ये इस तरफ आया है, ठीक है, तो ये है 2, तो 2 के ऊपर एरो क्या है, टू द लेफ्ट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेक्टर पे मूव किए हैं और ये है 2 अपवर्ड, ठीक है। तो अब हमने अप सिलेक्ट किया है तो ये आ जाता है 2, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एरो है वो है डायगनल, तो अगर डायगनल एरो आता है तो हम ये वाला इधर वाई आ रहा है और ये इधर भी वाई आ रहा है, तो हम ये चेक कर लेंगे। जो हमने चेक कर लिया तो देखा कि इधर जो है वो सेम लेटर आ रहा है, ठीक है, और उसका जो वैल्यू है वो 2 है, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने इधर लिख लिया है 2, सॉरी y, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इधर, फिर हम इधर अपवर्ड डायगनली इस पे आ गए, इस सेल पे इधर देखा है तो इधर हमने कुछ भी चेक नहीं करना क्योंकि एरो अपवर्ड की तरफ मूव करा। हमने हमेशा अल्फाबेट चेक तब करना है जब हमारे पास जो एरो है वो डायगनल होगा, ठीक है। अब इधर एरो अपवर्ड जा रहा है तो ये हम इस सेल पे आ गए और इधर एरो जो है वो डायगनल जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है हमने उसको नहीं चेक करना, जहां से जा रहा है हमने उसको चेक करना है, ठीक है। तो ये 1 पे है, तो हम देखेंगे कि ये यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये हमारे पास हम लिख लेंगे इसको ए, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो उसकी लेंथ थी 2, जो कि हमें पता लग गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास उसका सीक्वेंस था वो है ए वाई, तो अगर हम मैन्युअली चेक करें तो ए वाई जी एक्स और ए एक्स वाई टी, तो देखा जाए ए वाई और ए और वाई यही दो बन सकते हैं और यही पॉसिबल है और ये वाला हमारा निकल आया है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसका ये है सूडो कोड, ठीक है। अब ये सूडो कोड काम कैसे कर रहा है, हमने लिया एक टेबल जिसमें ली हमने 2 डायमेंशनल अरे, उसके अंदर एक लेंथ थी स्ट्रिंग और दूसरी लेंथ थी, ठीक है। उसमें हमने +1 ऐड कर दिया। अब ये +1 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने पहला सेल पहला सेल नहीं, पहला रो और पहला कॉलम जो था वो 0 को असाइन किया था, तो इसमें +1 और +1 में हम 0 असाइन करेंगे, ठीक है। फॉर i इज इक्वल टू 0 to m, फॉर g इज इक्वल टू 0 to n, ये नेस्टेड लूप लगी हुई है, ठीक है। इसमें हम रोज और कॉलम को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, और उसकी सारी वैल्यूज 0 कर देंगे, ठीक है। उन्होंने बताया है कि 0 तो हम इस कंडीशन पे करेंगे, ठीक है, वो है कि i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन का मतलब है कि अगर i और j दोनों 0 होते हैं, ठीक है, तो हम दोनों रो मतलब एक रो और एक कॉलम जो है उसको 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है एल्स इफ x i माइनस 1 इज इक्वल टू y j माइनस 1, अगर x और y में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो दोनों जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल लेंगे i माइनस 1 एंड j माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो कंडीशन लगी है डायगोनल की लगी हुई है, डायगोनल करेंगे और उसमें +1 लेंगे, डायगोनल की जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसको लेके हम इसमें प्लस कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल i माइनस 1 और j माइनस 1, अगर हमने जो पीछे एग्जांपल डिस्कस किया उसमें हम देखें तो ये i माइनस 1 a था और j माइनस 1 क्या था, a, ठीक है। तो दोनों a थे तो a और a पे क्या वैल्यू थी 0, तो 0 + 1 हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं, एल्स लगा हुआ है तो इसमें कि अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो मैक्सिमम ले लेंगे अपर और लेफ्ट वैल्यू की तरफ से, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे।
जो लास्ट में था वो सूडो कोड डिस्कस किया था और इतनी ही मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू।